जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास का चरण। अर्थात संवैधानिक विकास कितने चरणों में हुआ, किन किन नियमों के द्वारा कैसे हमारा विकास हुआ संविधान का, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके पहले का चैप्टर आपने चैप्टर फर्स्ट ना देखा हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी लेक्चर, या फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर सिलेबस के साथ साथ सभी चैप्टर्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं इन सभी चैप्टर्स का तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी प्रकार के जितने क्लासेस आपके कराए जाते हैं वहाँ पर नोट्स आपको प्रदान किए जाते हैं। हमें जो हमारा यूनिट सेकंड है उसमें हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण तथा भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता हमें पढ़नी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास का चरण। अर्थात जैसे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, कोई देश चलाना हो तो उसके लिए एक नियम होता है। आप एक स्कूल ही देख लीजिए, स्कूल को चलाने के लिए आपके नियम लगता है, और जो नियम होते हैं वह किसके द्वारा सेट किए जाते हैं, प्रबंधक के द्वारा सेट किए जाते हैं, या पहले से स्कूल सभी स्कूलों के लिए एक नियम बना हुआ है। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है, उसमें नियमों की कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब जो ब्रिटिश थे यहाँ पर शासन करने लगे, भारत को जब वह गुलाम बना लिए थे, तो उनको इस देश को चलाने के लिए नियमों की धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने लगी, और धीरे धीरे वह जो एक्ट पारित करने लगे, अपने नियमों को लगाने लगे, तो उन्हीं को चरण कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, 1773 बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित हो गया। बंगाल का जो शासन था वह एक गवर्नर जनरल उसमें होता था, वह देखता था, और 4 सदस्यीय अर्थात एक जो गवर्नर जनरल है वो, और 3 सदस्य और 4 सदस्यीय जो परिषद था वह दोनों मिलकर बंगाल के शासन को संभालते थे। तथा क्या हुआ, मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास है और बम्बई है, इन दोनों जगह का जो शासन था वह किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिया गया। कानून बनाने का अधिकार परंतु बोर्ड की अनुमति के साथ, मतलब यह जो 4 सदस्यीय परिषद थी यह कानून बना सकती थी, लेकिन बोर्ड की अनुमति के बाद ही बना सकती थी। उच्चतम न्यायालय की बंगाल में स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई, बंगाल में की गई। कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप, 1773 में जब यह रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से ब्रिटिश संसद का कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप होने लगा। इसके पहले जो कंपनी यहाँ पर शासन करती थी तो उसमें ब्रिटिश संसद का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता था, मतलब यह बिल्कुल स्वतंत्र थे। तत्पश्चात जब यह 1773 में यह रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया, और जो मद्रास और बम्बई जो दोनों जगह की प्रेसिडेंसी थी वह बंगाल के अधीन कर दी गई, और गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों को मिलाकर जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। साथ ही साथ वहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बंगाल में स्थापना की गई, और कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप होने लगा। अगला हमारा एक्ट आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण हो गया। इससे पहले बस हस्तक्षेप करता था ब्रिटिश संसद, लेकिन 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें कंपनी पर एक प्रकार से ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश के शासन का आधिकारिक नियंत्रण दे दिया गया, मतलब बता दिया गया। परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। जो इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें 4 सदस्यीय परिषद था, और पिट्स इंडिया एक्ट में उसे 1 कम करके 3 कर दिया गया, मतलब 3 सदस्यों का परिषद बना दिया गया। पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, मतलब यह जो हमारा पर यह शासन करते थे भारत पर, तो इसे पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था। कब, पिट्स इंडिया एक्ट में। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों को एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, और इसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब इंग्लैंड में
6 आयुक्तों को मिलाकर एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और उसे क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला आया फिर हमारा 1786 में एक राजपत्र आया, मतलब एक प्रकार का एक्ट आया और उसमें कहा गया कि 1786 में गवर्नर जनरल को विशेष स्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने, मतलब जो परिषद बनी है 3 सदस्यीय, वह जो निर्णय लेते हैं, अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो गवर्नर जनरल उनके निर्णयों को भी रद्द कर सकता है और अपने निर्णय लागू करने तथा मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई हैं। मतलब उनके निर्णयों को रद्द भी कर सकता है और गवर्नर जनरल जो है वह अपने निर्णय लागू भी कर सकता है। साथ ही साथ उन्हें जो सेनापति थे, हमारे जो मिलिट्री मतलब उनके थे ब्रिटिश के, उनकी भी शक्तियां उन्हें मिल गई थी। अर्थात गवर्नर जनरल के आदेशानुसार भी मिलिट्री सैनिक जो थे वह भी कार्य करने लगे 1786 के अनुसार। फिर आया 1793 का राजपत्र। इसमें क्या हुआ, कार्यों एवं संगठनों में सुधार के लिए चार्टर पारित हुआ। जो कार्य होते थे यहाँ पर, संगठन जो भी बने हुए थे उनमें सुधार करने के लिए चार्टर पारित हुआ और मुख्य विशेषता थी इसमें कि पूर्व के महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे। फिर आया 1813 का राजपत्र। कंपनी के एक विकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधा की मांग करने तथा लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1813 का यह राजपत्र आया था। क्या क्या किया इसने, कंपनी के एक विकार को समाप्त करने, मतलब कंपनी में एक जो कमी थी उसको समाप्त करने के लिए 1813 का राजपत्र आया। और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधा की मांग, मतलब ईसाई धर्म का जो प्रचार कर रहे थे उनको वह मांग कर रहे थे, अपने यहाँ भारत देश में आकर सुविधा मांग रहे थे, धार्मिक सुविधा की मांग कर रहे थे कि अपने ईसाई धर्म को वह बढ़ा सकें, उनका प्रचार प्रसार कर सके। लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीतियाँ, लॉर्ड वेलेस्ली की बहुत सी आक्रामक नीतियाँ आई 1813 में। और आर्थिक स्थिति को ठीक करना, मतलब उस समय जो थी ब्रिटिश की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी यहाँ भारत में, तो वह आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए 1813 में यह राजपत्र आया था। उसके पश्चात आया 1833 का राजपत्र। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833 में क्या हुआ, कंपनी व्यापार करने का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा, तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे उन्हें पूरे भारत देश का गवर्नर जनरल एक प्रकार से नाम दे दिया गया। फिर आता है 1853 का राजपत्र और इसे ही कहते हैं अंतिम चार्टर एक्ट, और कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई। 1853 में जो कंपनी थी उसकी शासन जो था उसे समाप्त कर दिया गया। यह 1853 में जो राजपत्र आया था इसमें कंपनी के शासन की समाप्ति करने का एक प्रकार से अधिकार प्राप्त हुआ था। समाप्त कब हुई थी कंपनी, 1858 में। जब 1857 में 1857 की क्रांति हुई उसके पश्चात समाप्त की गई थी कंपनी के शासन की, लेकिन अधिकार कब दिया गया था, 1853 में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, तो उसको आप समझ लीजिए। कंपनी के शासन की समाप्ति का एक प्रकार से अधिकार दिया गया 1853 में ब्रिटिश संसद को, लेकिन ब्रिटिश संसद के पास पूर्ण अधिकार दिया गया किस चीज़ का, यही कंपनी की समाप्ति करने का। यहाँ पर जो कामा लग गया है वो नहीं होना चाहिए था। तो आपको हम बताते हैं कंपनी के शासन को समाप्त करने का ब्रिटिश संसद के पास पूर्ण अधिकार मिल गया। किस राजपत्र के द्वारा, 1853 के द्वारा। फिर 1858 का अधिनियम आया और यह कब आया, 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई तब उसमें क्या हुआ कि 1853 का चार्टर एक्ट जो था उसके अनुसार जो भारत में कंपनी थी ब्रिटिश की उसे समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर पूरा शासन किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। फिर अगला आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। संवैधानिक इतिहास में युगांतकारी घटना पहली कौन सी थी, गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करने तथा उन्हें विधायी कार्य में संबंध गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। यह बहुत ज़्यादा
अच्छा कार्य हुआ था, एक प्रकार से समझ लीजिए भारतीयों के लिए, क्योंकि परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि को स्थान दिया गया था। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इसमें जो गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां थी उसमें भी विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब अकेले गवर्नर जनरल की शक्ति नहीं थी, उसमें जो उनके परिषद में जो साथ थे, परिषद में जो सदस्य थे उनमें भी निहित थी। अर्थात जो यह बना हुआ था परिषद, उसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधि को भी जोड़ा गया। आगे देखेंगे हम शाही उपाधि अधिनियम कब आया? 1876 में। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटनी घोषित कर दिया गया औपचारिक रूप से। कब? 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटनी घोषित कर दिया गया और पूरा कार्यभार महारानी विक्टोरिया इस समय से संभालने लगी। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। वार्षिक बजट का ब्यौरा भी इसी अधिनियम के तौर पर मांगा गया और सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब जो कार्यपालिका में पहले सदस्य थे वह काम के विषय में अपने प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो आया उसमें यह अधिकार उन लोगों को प्राप्त हो गया। अगला हमारा कौन सा आया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो सुधार केंद्रीय व प्रांतीय में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिए। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। क्या शुरुआत हुआ? पृथक निर्वाचन व्यवस्था का, मतलब जो इलेक्शन का था उसका पृथक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका जो आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ से PDF से आप नोट कर सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे वह भी पढ़ाई कर सकें अच्छे से। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। फिर आता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसमें केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद तथा विधानसभा निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दो इसका क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद जो था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, उच्च सदन और निम्न सदन, अर्थात राज्य परिषद और विधानसभा। यह जो सिस्टम है अब भी देखिए चला आ रहा है, उच्च सदन और निम्न सदन अब भी हमारे देश में हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने लगा और 8 प्रमुख प्रांतों जिसे गवर्नर का प्रांत कहा गया उसमें द्वैध शासन की नई पद्धति की शुरुआत की गई। द्वैध शासन अर्थात एक केंद्र में सरकार होगी, एक उस जगह की प्रांतीय सरकार होगी। इस प्रकार से द्वैध शासन लागू किया गया। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। जो 1935 का यह अधिनियम आया इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ जो था उसमें शामिल कौन हो सकता था? ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना उसमें अनिवार्य रहता था और जो देशी रियासतें हैं वह अपने इच्छानुसार उसमें शामिल हो सकती थी। वह चाहें तो उसमें शामिल हो सकती थी या फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकती थी। संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ, संघ और केंद्र के बीच, और द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। वर्मा को भारत से अलग किया गया, जो म्यांमार है उसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार म्यांमार को भारत से अलग किया गया और उड़ीसा और सिंध जो है 2 नए राज्यों की स्थापना की गई। फिर हमारा आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 को निश्चित किया गया। अर्थात 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग एक देश की महत्व मिल गया। कब? 15 अगस्त 1947 को दिन
निश्चित किया गया और महामहिम का उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतें किसी में भी शामिल हो सकती थी। अलग अलग जो राज्य थे अलग अलग जगहों पर अपने मन से जो देसी रियासतें थी शामिल हो सकती थी। यह महत्वपूर्ण कार्य सरदार वल्लभ भाई जी ने किया था, भाई पटेल जी ने। उन्होंने बहुत से प्रांतों को भारत में मिलाया था और बहुत परिश्रम के साथ बहुत कम समय में उन्होंने सभी राज्यों को एकजुट किया था और फिर भारत का निर्माण हुआ। कुछ देश थे, कुछ राज्य थे जो कि जैसे जम्मू कश्मीर का अभी भी हमारे देश में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो वह जो जम्मू कश्मीर का जो राजा था वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन रात में ही पाकिस्तान वालों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो वह फिर वापस आए भारत के पास सुरक्षा मांगने के लिए और जब तक वह आए कुछ क्षेत्र उन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप हथिया लिया था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो वही विवाद आज तक चला आ रहा है। तो यह था आपका चैप्टर जिसमें आपने क्या समझा, जो हमारी संवैधानिक विकास हुआ कितने चरणों में हुआ, अर्थात कितने प्रकार के अलग अलग एक्ट आए, भारतीय अधिनियम आए, फिर जाकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। अगले चैप्टर में हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कौन कौन सी चीज़ें हमारी किस किस देश से ली गई हैं संविधान में जो हैं, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, प्रस्तावना कहाँ से लिए गए हैं या अन्य चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।